हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे पीजीटी हिस्ट्री के बारे में। बात करेंगे कि पीजीटी हिस्ट्री की क्या स्ट्रैटेजीज अपनाएं, कौन सी बुक पढ़ें, क्या चीज़ रेफर करें, किन चीज़ों को छोड़ें, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज थे अपनी तैयारी को लेकर, तो कोशिश यही की जाएगी कि आपके सामने एक बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड की जाए ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ऐसी ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं हमारे एग्जाम के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हो, एग्जाम आपका दो पार्ट्स में होता है, पहला जनरल पार्ट, दूसरा सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ बच्चों को जो कन्फ्यूज़न होगी वो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो पीजीटी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्वालिफाई कैटेगरी जो होती है उसमें दोनों पेपर में भी, यानी कि फर्स्ट जो आपका जनरल पेपर है उसमें पास होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप उसमें नंबर कम भी ले आते हो या पास नहीं भी हो पाते, जैसे कि आप जानते हो पीजीटी पीआरटी और टीजीटी में आपको पास होना कंपलसरी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पास होना कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर ये बच्चे जो थोड़ा सा डिमेरिट उनके लिए हो जाती है, या फिर ये कह लीजिए कि वो थोड़ा सा इजी वे में ले जाते हैं फर्स्ट पार्ट को, उसकी तैयारी ही नहीं करते। ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आपके सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर फर्स्ट पार्ट की तैयारी कैसे करें इसके बारे में जानना हो तो आपके पास मैं वीडियो शेयर कर दूंगी, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। बात कर लेते हैं डीमेरिट। में इसलिए कह रही हूँ ना क्योंकि बच्चे इसे पास ना होने की वजह से, क्योंकि बच्चों को ये रहता है कि हमें पास हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट कंसर्न में थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। लेकिन यही थोड़ा सा गलत थॉट उनका हो जाता है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर जो होता है आपका, वो आपकी कट ऑफ में बहुत हेल्प करता है। तो कट ऑफ के लिए ज़रूर देखिएगा और उसे फर्स्ट पार्ट को भी उतना ही इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा जितना कि आप सब्जेक्ट कंसर्न को मानते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्वालिफाई कैटेगरी की। तो देखिए, आपको 40% में क्वालिफाई होता है जनरल वालों के लिए, यानी कि 300 में से आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, यहीं ओबीसी वालों के लिए 35 और एससी एसटी वालों के लिए 30। तो यहाँ ओबीसी वाले सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइम की। तो टाइम आपको 3 घंटे का मिलता है। 3 घंटे के टाइम में आपके पास और प्लस नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलती है, तो फिर तुक्कों का कोई काम नहीं है। फिर तीसरी चीज ये भी कि क्वेश्चंस आपको 300 देखने को मिलते हैं, जिसमें कि जनरल पार्ट के आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और यही सब्जेक्ट कंसर्न के आपके 200 क्वेश्चन होते हैं। जनरल पार्ट के आपके जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट होते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे सब्जेक्ट कंसर्न के बारे में, जिसे लेकर काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं या फिर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे तैयारी करें। देखिए, जितने भी आपने क्वेश्चंस पेपर का एक एनालाइज किया है उसके हिसाब से आपके जो एग्ज़ाम आता है वो एग्ज़ाम 4 पार्ट्स में से आता है। पहला एशियंट यानी कि प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास। फिर आपका आता है मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडिवियल, फिर मॉडर्न और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये चारों में से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बस इसमें फर्क इतना हो जाता है कि किसी में से ज्यादा आ जाते हैं, किसी में से कम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी कवर करने हैं, और कवर कैसे करने हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम एक नॉर्मल सी बेसिक चीज जान लीजिए जो कि काफी बच्चों को समझ नहीं आती। पहले जब हम सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम एनसीईआरटी से अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट करते हैं, यानी कि हमें चीजें समझ में आ जाए उतना जानते हैं। लेकिन अगर हम यही टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपको क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग प्लस आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यानी कि जब टीजीटी की तैयारी आप करते हो तो उसमें आपको ध्यान रखना होता है, एक तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की, ठीक है, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग, और प्लस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के कंपनी कब भारत आई, ये सब क्या है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। भारत का संविधान कब बना, ये क्या है, ये आप कभी बदल नहीं सकते, उन्हें हम कहते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यानी कि जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते, जिन डेट्स को आप बदल नहीं सकते। ठीक है, और यही हम पीजीटी में अगर बात करते हैं तो पीजीटी का लेवल आप जानते ही हैं कि काफी अच्छा लेवल आता है इसमें। तो इसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, ठीक है, यानी कि कौन सी चीज कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई,
इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई, ठीक है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग प्लस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर आपको पूरा सिनेरियो देखना होता है कि कौन सी चीज कब हुई, इसमें क्या क्या पॉलिसीज थी, इसकी क्या चीज थी, और इन चीजों को किस तरीके से डील किया गया उस टाइम, ठीक है। तो हमें ऑल ओवर चीजें देखनी होती हैं कि एक चीज, जैसे कि खिलजी सल्तनत कब बनी, तो उसके बारे में, फिर उसी टाइम में कौन कौन सी सल्तनत चल रही थी, कौन कौन से राज्यों में क्या क्या पॉलिसीज आ रही थी, ये सारी चीजें तो हमें ना कनेक्ट करते हुए पढ़ना होता है। जब हम सीटेट में पढ़ते हैं तो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन यहाँ पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है टीजीटी में। लेकिन जब हम पीजीटी की पढ़ते हैं तो पीजीटी में सिर्फ और सिर्फ हमें चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ना होता है कि जैसे अकबर का शासनकाल क्या था, उसने कौन कौन सी नीतियां अपनाई, और उसी टाइम अलग जगह में कौन से शासक कार्य कर रहे थे, उनकी क्या नीतियां थी, और इन्हें कनेक्ट करते जाना, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें एक दूसरे से दोनों सारी चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ना है, ताकि एक हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन बहुत अच्छे लेवल की, ठीक है। तो हमें इस तरीके से पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। देखिए, मेरे हिसाब से हो सकता है कोई चैनल आपको कोई बुक बताए, कोई चैनल आपको कोई बुक बताए, लेकिन एनसीईआरटी से बेस्ट बुक मुझे आज तक कोई लगती नहीं है, और ना मैं उसके अलावा किसी और बुक को रेफर करती। देखिए, यहाँ पर आपको 2 काम करने हैं, वो अगर कर लेते हो तो मेरे हिसाब से आपको कभी भी किसी भी टीचिंग एग्जाम में किसी भी तरीके की दिक्कत तो होने वाली नहीं है। पहला, 6 to 12 तक की एनसीईआरटी इतनी अच्छे से कर लेनी है कि आपको हर एक पेज पे क्या लिखा है इस तरीके से, ये नहीं कि सिर्फ आपने एक रीडिंग कर ली और आपने पढ़ लिया, ऐसे नहीं। आपको पढ़ना है पहले 6 to 8 की तक की आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। फिर 9 से 10 तक के लिए आपको एक अच्छा लेवल आपको मिलेगा, जिसमें कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखने को मिलती है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर 11th-12th की बुक्स पढ़नी है, ताकि और अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर आप इतना अच्छा कर लेते हो, इतनी चीज कर लेते हो, तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम में कभी भी कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। दूसरी क्या है, लेकिन ये 6 to 12 जो पढ़नी है, ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए पढ़नी है। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, देखिए, जब हमारी 2000 से पहले की जो पॉलिसीज थी, एजुकेशनल पॉलिसीज, वो क्या थी, वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि बच्चों को नॉलेज कितनी है, ठीक है, नॉलेज दी जा रही थी बुक्सों में। जितनी भी एनसीईआरटी अगर आप 2000 से पहले की उठाएंगे, तो उनमें आपको एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलती है एज कंपैरिजन टू अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। लेकिन जब 2000 के बाद पॉलिसीज थोड़ी सी चेंज हुई, तो 2000 के बाद आप बुक्स में इतना डिफरेंसेस देखते हैं एनसीईआरटी में, कि 2000 के बाद की जो बुक्स हैं, वो बुक्स हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट करने की। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि 6 to 12 आपको बुक्स पढ़नी है एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए। लेकिन यहाँ पर दूसरी जो बुक पढ़नी है एनसीईआरटी 11 to 12, जैसे कि आप जानते हो कि पीजीटी का अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिलता है, और वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको 9 से 12 तक की बुक्स पढ़नी होती हैं, ठीक है। और बाकी जो प्राचीन, एंशियंट है, और मेडिवल है, और मॉडर्न हिस्ट्री है, ये सारी हिस्ट्री आपकी कवर हो जाती है इन्हीं सभी में, ठीक है। एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बन जाता है। तो यहाँ पर आपको दूसरा क्या करना है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके टीजीटी और पीजीटी में। तो यहाँ पर आपको जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, वो 11th और 12th की बुक्स से, एनसीईआरटी से करनी है। यहाँ पर काफी अच्छी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अच्छा लेवल आपको बुक्स का देखने को मिलता है। लेकिन यहीं पर अगर हम न्यू एनसीईआरटी की बात करें, तो न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि आपको एक तरीके से ये दिखाया जाता है कि उस टाइम आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या कर सकते, ठीक है। क्योंकि आप देखते हो बूझो तो जानो, ये सारे क्वेश्चन क्या है, ये सारे क्वेश्चन हमारे से रिलेट करके पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेकिन अच्छे से पढ़नी है। लेकिन दूसरी चीज, 11th और 12th की जो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ोगे, यानी कि 2000 से पहले की, उसे आपको बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ते जाना है, और उसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या तो बुक में इकट्ठी करिए, बुक में ही अंडरलाइन करके करिए, या फिर कहीं कॉपी में आप करिए, ठीक है। तो ये जरूर इस चीज को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। फिर आपका, अगर आप इतना कर लेते हो, मेरे हिसाब से अगर आप इतना कर लेते हो, तो यहाँ ग्रेजुएशन प्लस पीजी, जो आपकी बुक्स कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि आपका सिलेबस 11th-12th प्लस
ग्रेजुएशन प्लस पीजी, इसका सिलेबस होता है। लेकिन अगर आप इतनी अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर बना लेते हो, इतनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अपनी इकट्ठी कर लेते हो, तो यहाँ पर आपको किसी भी चीज में डिफिकल्टी नहीं होने वाली। आपको हर चीज समझते हो, आप अपने आप ही करते चले जाओगे। और मेरे हिसाब से अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, तो आपका एक लेवल ही अलग होगा जैसे बच्चे करते हैं, ठीक है। तो लेकिन इससे ज्यादा फोकस करना है, इसे आप थोड़ा सा बाद में, अगर ये छूट भी जाता है ना, फिर भी इससे, इन दोनों से आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेवल बनेगा। अब बात कर लेते हैं आपके तीसरे पॉइंट के बारे में, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर आपके सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर कभी नहीं छोड़ने, और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर करते टाइम आपको दो चीजों का ध्यान देना है कि कौन से टॉपिक हैं, कौन सी ऐसी टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीटेशन हो रही है, बस थोड़ा सा उनका लैंग्वेज चेंज की जा रही है। देखिए यहाँ पर मैं एक आपको क्लियर करना चाहूंगी कि जब आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद होती चली जाती है ना, तो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होता। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप इतना कर लेते हो, तो प्रीवियस ईयर पेपर करते टाइम आपको ये पता चलेगा कि ये टॉपिक आपका 11th से है, ये टॉपिक आपका 12th से है, ये आपका 9th में पढ़ा था आपने, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर करते टाइम आपको दो चीजों का ध्यान देना है। पहला कि टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। दूसरा कि आप किस तरीके से, आपका लेवल क्या है और प्रीवियस ईयर पेपर का लेवल क्या है, यानी कि एग्जामिनर आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है और आप किस तरीके से रेडी हो एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है। और ये आपको कम से कम इतना 1 महीने पहले ही स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम टेबल। देखिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो घर से ही आप टाइम मैनेज करके जाएंगे। 6 से 8 घंटे आपको एनी हाउ अपनी स्टडीज में देने हैं, जैसे भी, चाहे आप कैसे भी दे। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर कोई भी अटेम्प्ट हो उसमें आपका इस जॉब में आपको लगना है तो, ठीक है। क्योंकि आप जानते ही हो जल्दी से वैकेंसीज निकलती भी नहीं है, तो बस ये सोच लीजिए डू और डाई, ठीक है। तो या तो करो या मरो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइम टेबल मैनेज करना है अपना कि हाँ मुझे करना है तो करना है, ठीक है। फिर आपका प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट में मैं आपको रेफर करूंगी कि पहले तो आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। फिर उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं, और प्लस ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी आप करेंगे। कोई भी कहीं से भी आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट की अगर मिल जाते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। लेकिन ऑफलाइन में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक आपको ये भी चीज पता चलती रहे कि आपको स्क्रीन पे किस तरीके से डील करना है अपने आप को, और प्रैक्टिस सेट आपको बस इतना ही सिखाते हैं कि आपको एग्जाम हॉल में किस तरीके से खुद को मैनेज करना है। तो यहाँ ये वीडियो हमारी खत्म होती है। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और एज सून एज पॉसिबल मैं कोशिश करूंगी आपकी सारी क्वेरीज को पूरा करने की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।